अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना पैथोमा के जो 6 चैप्टर है ना उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो वाइट ब्लड सेल्स होते क्या हैं और वाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली हेमाटोलॉजी सिस्टम में भी हमने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। और हम पैथोमा से भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो WBCs के डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें एक बात का पता है कि हम WBCs की जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, यानी हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट। अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। पहले हमारे पास आती है क्या, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है आपके WBCs का लेवल है हमारे पास ज़्यादा। हमारे पास और टर्म आती है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब है हमारे पास WBCs का लेवल है कम। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, जिसे आप कहते हो CD34+ स्टेम सेल्स। ये सेम बात हमने हेमाटोलॉजी में डिस्कस की है कि देखो, हमने कहा था पहले क्या होता है हेमोपोएटिक स्टेम सेल। हेमोपोएटिक स्टेम सेल जो होते हैं ये हमारे पास दो में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं हमारे पास माइलोइड स्टेम सेल्स में, एक होते हैं लिम्फाइड स्टेम सेल्स में, ठीक है। और जो माइलोइड स्टेम सेल्स होते हैं इसमें हमारे पास कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट, यानी माइलोइड स्टेम सेल चेंज होते हैं एरिथ्रोब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट में, मोनोब्लास्ट में एंड मेगाकैरियोब्लास्ट में। एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब है RBCs जो एरिथ्रोसाइट कहलाते हैं, ठीक है। माइलोब्लास्ट में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बेजोफिल्स आते हैं एंड इजिनोफिल्स आते हैं। मोनोब्लास्ट में हमारे मोनोसाइट्स आते हैं और मेगाकैरियोब्लास्ट में हमारे पास मेगाकैरियोसाइट्स आते हैं जो कि प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास आते हैं क्या, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारे पास आगे जाते हैं क्या, बीटा लिम्फोब्लास्ट में और हमारे पास क्या, T लिम्फोब्लास्ट में। B लिम्फोब्लास्ट जो होते हैं ये हमारे पास आगे पहले चेंज होते हैं नाइव। नाइव का मतलब है इमेच्योर, यानी पहले हमारे पास B लिम्फोब्लास्ट बनते हैं, वो नाइव B सेल में चेंज होते हैं, जिसे हम कहते हैं इमेच्योर। फिर होते हैं हमारे पास प्लाज्मा सेल में चेंज होते हैं, और प्लाज्मा सेल जो होता है वो हमारे पास आगे हमारे पास क्या अपना चेंज होता है, किसमें, एंटीबॉडीज में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं T लिम्फोब्लास्ट। जो T लिम्फोब्लास्ट होता है वो पहले नाइव T सेल में चेंज होते हैं, और T सेल की दो टाइप्स होते हैं, एक CD4+ होता है और एक CD8+ होता है। जो CD4+ मेडिएटर्स होते हैं इसके बारे में याद रखना, ये हमारे पास जो MHC2 रिसेप्टर होता है उसके साथ जाके मिलता है, और जो हमारे पास CD8+ होता है ये हमारे पास जो MHC1 रिसेप्टर होता है उसके साथ जाके मिलता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 से याद रखो और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 से याद रखो, दोनों का आंसर 8 आएगा, इसे याद रखो, ठीक है। अच्छा, खैर अब बात करते हैं हमारे पास जो है ना वो कुछ ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। हमने कहा था कि ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो WBCs का लेवल है वो हमारे पास कम है, और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में WBCs का लेवल है वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमारे पास वही बात करता है कि अगर हमारे पास लो WBCs का मतलब नॉर्मल जो होता है वो होता है 5 से लेकर 15,000 तक, ठीक है, या हम 5 से लेकर 10,000 तक आपकी बुक में लिखा हुआ है पैथोमा में। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर WBCs का लेवल कम है 5 के तो हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया, और अगर 10 के से ज़्यादा तो हमारे पास है ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन आपको बता दूं लैब वैल्यू वो साथ रहेगा, अगर 5 से लेकर 15,000 तक कहता है तो आपने उसके लिहाज से फिर देखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, पैथोमा में 10 से लेकर ज़्यादा लिखा तो हम कहते हैं इससे ल्यूकोसाइटोसिस है। अब बात करते हैं अगर हमारे पास आता है क्या, अ लो और हाई WBC काउंट इज यूजुअली ड्यू टू डिक्रीज और इंक्रीज इन पार्टिकुलर सेल लीनिएज। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, काउंट का बढ़ता और कम होता है, ठीक है, ये आ गई ये बात। अच्छा, अब देखो, अब ना हमारे पास दो तरह के, एक होता है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, एक होते हैं लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये हमारे पास किस में आते हैं, हमारे पास जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है ना वहाँ यूज़ होते हैं, और जो हमारे पास लिम्फोसाइट होते हैं ये वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास न्यूट्रोपीनिया यानी न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी कम हो तो क्या हो, कैसी होती है। अच्छा देखो, हमारे पास जो न्यूट्रोपीनिया ना, अब न्यूट्रोपीनिया की रीजंस क्या है। देखो, सबसे पहली रीज़न न्यूट्रोपीनिया हो सकता है ऐसे पेशेंट में कीमोथेरापी हो या अल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज़ किए, यानी ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई हो, उस वजह से हो सकता है। अब ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से कैसे हमारे पास न्यूट्रोपीनिया होता है, पहली बात देखो, ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से ऐसे होता है कि हमारी बॉडी में वो जाके हमारे स्टेम सेल को डैमेज करता है। जब हमारे पास बोन मैरो या हमारे पास थाई में जब हमारे स्टेम सेल्स डैमेज होते हैं उस वजह से क्या होता है, उस वजह से न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी कम हो जाती है, पहली बात। सेकंड बात सीवियर इन्फेक्शन हो, सेप्सिस हो, उस वजह से भी क्या होता है, उस वजह से हमारी बॉडी में, मैं एक आपको बात बता दूंगा, देखो ये हमारे पास है बेसिकली टिश्यू, ठीक है, और ये हमारे पास है क्या, ब्लड, ठीक है। अब न्यूट्रोपीनिया का मतलब है आपके पास जो न्यूट्रोफिल है वो ब्लड में कम है। अब होता यह कि सीवियर इन्फेक्शन की वजह से ना जो न्यूट्रोफिल है वो सारे के सारे आपकी टिश्यू में चले जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होनी होती है। तो जब सारे के सारे आपकी टिश्यू में चले जाते हैं तो फिर आपके ब्लड में न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी हो जाती है कम, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोपीनिया हो गया। तो पहले हमने पढ़ा ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से स्टेम सेल डैमेज होते हैं, सेकंड नंबर पे हमने कहा सीवियर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ना वो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम जो ट्रीटमेंट है ना इसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है, हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जैसे हम कहते हैं GM-CSF,
GM-CSF। अब ये एक ऐसा फैक्टर होता है, ये करता क्या बेसिकली, एक साइटोकाइन है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था साइटोकाइन और मेडिएटर में क्या डिफरेंस। साइटोकाइन ऐसा होता है जो कि हमारे पास इतला दे रहा होता है, इसको मैसेज दे रहा होता है मेडिएटर को कि आके लड़ो, और जो मेडिएटर होता है वो खुद एक आर्मी होती है। अच्छा, अब देखो हमने कहा कि जो ग्रेनुलोसाइट हमारे पास मैक्रोफेज क्लूनी फैक्टर होता है, GM-CSF होता है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। ये करता क्या, ये हमारे पास जो माइलॉइड सेल्स हैं, ये वाले जो माइलॉइड सेल्स हैं, इनको जाके स्टिमुलेट करता है। यानी जो हमारे पास GM-CSF होता है ये जाके इनको स्टिमुलेट करता है ताकि हमारे पास क्या हो, इन चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जब इन चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 बातों से याद रखना। हमने कहा, हमने पहली बात की टॉक्सिसिटी की, सीवियर इन्फेक्शन की, और हमारे पास इसकी, ये सेम एज इट इज बातें यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास व्हाट इज लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया का मतलब है हमारे पास जो लिम्फोसाइट है उसकी क्वांटिटी कम है। अब बात करते हैं पहली बात, देखो होता ये कि हमारी बॉडी में ना एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम, या होता है HIV। अब ये दोनों इम्यूनो कंप्रोमाइज, इम्यूनो डेफिशिएंसी लिखी हुई है। अच्छा, अब होता ये कि हमारी बॉडी में ना जो डी जॉर्ज सिंड्रोम होता है ना, डी जॉर्ज सिंड्रोम की वजह से एक डिजीज होती है, हम उसे कहते हैं टेटली। ठीक है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस डिजीज के अंदर हमारे पास जो 3rd और 4th फेरिंजियल पाउच है ना, उसका मसला बन जाता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पेशेंट होता है जिसमें हमारे जो इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसकी वजह से ये डिजीज होती है, हम कहते हैं टेटली। या फिर हमारे पास जब इम्यूनिटी का मसला बनता है ना, तो CD4 काउंट के कम होने की वजह से भी हमारे पास डिजीज होती है, हम कहते हैं HIV। तो हमारे पास कहते हैं कि लिम्फोपीनिया की रीजन ये है कि पहली बात डी जॉर्ज सिंड्रोम हो सकता है, HIV हो सकता है। सेकंड नंबर पे एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन ये कहते हैं कोर्टिसोल। अब ये करवाता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, देखो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ना कोर्टिसोल है, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। वो कोर्टिसोल करता क्या, वो कोर्टिसोल आपके जाके सेल की अपोप्टोसिस करवा देता है। जब आपके सेल्स की अपोप्टोसिस करवा देता है ना, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है, लिम्फोसाइट का काउंट कम हो जाता है। अब लिम्फोसाइट का काम क्यों कम होता है, हमारी बॉडी में जितने भी लिम्फोसाइट है वो सारे टिश्यू में चले जाते हैं, और ब्लड में लिम्फोसाइट कम हो जाता है, तो हम कहते हैं लिम्फोपीनिया हो गया। ठीक है, ये आ गई ये बात। अब उसके बाद हमारे पास कुछ ऑटो इम्यून डिसीज होती है, हम कहते हैं SLE हो गया, शुगरान सिंड्रोम हो गया, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो गया, या हम बात करते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया। अब ये हमारे पास जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीज होती है ना, इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो सीवियर इन्फ्लेमेशन जो होनी होती है, तो हमारे पास लिम्फोसाइट सारे के सारे इन्फ्लेमेशन में यूज होते हैं, हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लिम्फोपीनिया। तो हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से, हाई कोर्टिसोल की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, और अगर किसी की रेडिएशन थेरेपी हुई है, उस रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी हमारे पास जो लिम्फोसाइट होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी हम कहते हैं लिम्फोपीनिया। तो हमने 2 बातें, हमने कहा था न्यूट्रोपीनिया, हमने कहा लिम्फोपीनिया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास जो है वो ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है हमारी बॉडी में WBC का लेवल इंक्रीज है। देखो लिम्फोपीनिया के बारे में आपको यहां थोड़ा सा समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास लिम्फोसाइटोसिस है क्या। लिम्फोपीनिया नहीं, लिम्फोसाइटोसिस। देखो होता ये कि मेरे पास ये है ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल के ना हमारे पास यहाँ नुक्कर पे हमारे पास क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होता है ना वो हमारे पास अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी सीवियर इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर हमारे पास नेक्रोसिस की वजह से, ये जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स होती है ना, ये इधर पूल में आके गिर जाते हैं, यानी इधर ब्लड में आके गिर जाते हैं, ये सारे के सारे। जब ये ब्लड में आके गिर जाते हैं ना, तो हम इन्हें कहते हैं इमैच्योर लिम्फोसाइट्स। यानी जो एक बात आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये लिम्फोसाइट है, तो ये एक इमैच्योर है। जब इस लिम्फोसाइट के साथ आके एक FC रिसेप्टर जुड़ेगा, जिसे आप कहते हो CD16 रिसेप्टर आके जुड़ेगा, अब लिम्फोसाइट मैच्योर कहलाएगा। लेकिन जब ये लिम्फोसाइट इमैच्योर होते हैं, ये सारे के सारे मार्जिनेटेड पूल में गिर जाते हैं, तो ज़ाया हो गए। तो ज़ाया होने का मतलब यह कि हमारी बॉडी में, ब्लड में लिम्फोसाइट की क्वांटिटी होगी ज़्यादा। सारी बात है, सारे के सारे जो लिम्फोसाइट है काम चाहे नहीं कर रहे हैं, इमैच्योर ही हैं, चाहे इमैच्योर ही हैं, लेकिन ब्लड में तो ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि मार्जिनेटेड पूल में सारे गिर रहे हैं, तो हम कहते हैं लिम्फोसाइट की क्वांटिटी हो जाती है ज्यादा। लेकिन हाँ, एक और बात, ये एक इमैच्योर है, इनके साथ FC रिसेप्टर या CD16 रिसेप्टर नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसमें, लिम्फोसाइटोसिस का पहली बात। अब हम चलते हैं हमारे पास क्या है, सेकंड बात। अच्छा, अब होता ये कि हमारे पास जो है ना वो कोर्टिसोल के हाई होने की वजह से, जब हमारी बॉडी में, वही सेम बात, अगर स्ट्रेस हार्मोन है, जब इन कोर्टिसोल के हाई हो जाते हैं, इसकी वजह से भी क्या होती है, वो जो लिम्फोसाइट ब्लड वेसल के साथ लगे होते हैं। देखो ये ब्लड मैंने कहा ये है, ठीक है, और लिम्फोसाइट जो है ना वो हमारे पास, सॉरी लिम्फोसाइट कह रहे हैं, ल्यूकोसाइट जब यहाँ लगे होते हैं हाई कोर्टिसोल की वजह से, ये जो हमारे पास इसकी एडहेशन फोर्स होती है ये वीक हो जाती है। जब एडहेशन फोर्स वीक हो जाती है, तो ये सारे के सारे जो ल्यूकोसाइट है ये ब्लड में आके गिर जाते हैं, और ब्लड में ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, WBC का लेवल आपको इंक्रीज मिलता है। और ये हुआ क्यों है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल।
ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरह मोनोसाइटोसिस है। मोनोसाइटोसिस का मतलब है बॉडी में जो है ना वो मोनोसाइट का लेवल ज़्यादा है। क्यों? ऑटो इम्यून की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या किसी कैंसर की वजह से। इजिनोफिल है, इजिनोफिल हमारे पास क्यों ज़्यादा है? इजिनोफिल बेसिकली ना हम कहते हैं इसको, ये एक एलर्जिक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा एलर्जी की वजह से या हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन की वजह से हमारे पास इजिनोफिलिया हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं बेजोफिलिया, यानी बेजोफिल की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से भी हम कहते हैं बेजोफिलिया हो गया। अब हमारे पास टर्म आती है, हम कहते हैं ये बताओ बॉडी टेलापर्टोसिस हमारे पास इन्फेक्शन होता क्या, ये बात बताओ। देखो होता ही है बेसिकली, देखो ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास है ब्लड वेसल, ठीक है, और ये मेरे पास जो है ना वो लिम्फ नोड पड़ा हुआ है। होता ये कि यहाँ जो है ना, यहाँ से हमारे पास जो लिम्फोसाइट है ना, जो ल्यूकोसाइट है, ये मैच्योर होते हैं, ये सॉरी यहाँ से मैच्योर होते हैं, यहाँ से हमारे पास आके ना इधर लिम्फ नोड में हमारे पास बैठने होते हैं। जब हमारे पास जो लिम्फोसाइट है, यानी हमारे पास जो ल्यूकोसाइट है, यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से हमारे पास जाने होते हैं कि लिम्फ नोड में, और जब ये लिम्फ नोड में चले जाते हैं ना, अब ये इनका हाउस है और अब ये किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ सकते हैं। अब होता ये कि हमारे पास जो बॉडी टेलापर्टोसिस होता है, ये लिम्फोसाइटिक प्रोड्यूसिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, जो कि इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। सिंपल तरीके से याद रखो, जो बॉडी टेलापर्टोसिस होता है ना, वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। जब ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है और आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं ये ब्लड में एंटर, यानी ब्लड में तो है ही है, लेकिन ब्लड से जाके लिम्फ नोड में शामिल नहीं होते, तो फिर क्या होता है, फिर हम कहते हैं हमारी बॉडी में क्या हुआ है, हमारे ब्लड में ल्यूकोसाइट यानी लिम्फोसाइट ज्यादा हो गए, हम कहते हैं ये भी लिम्फोसाइटोसिस हो गया। लेकिन हाँ, ये मैच्योर नहीं है, ये किसी भी खिलाफ लड़ नहीं सकते, तो ये बॉडी टेलापर्टोसिस ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास वायरल इन्फेक्शन भी होता है कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से देखो टी सेल का हाइपोप्लाजिया हो जाता है, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट बढ़ जाती है। जारी बात है, हमारे पास जो है ना वो कभी भी वायरल इन्फेक्शन हो तो टी लिम्फोसाइट बढ़ते हैं, हाइपोप्लाजिया होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं ताकि वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ा जा सके, इस वजह से भी होता है। तो हमने ये बातें पढ़ी। देखो एक चीज़ हम रिपीट करते हैं, हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास जो है ना वो ल्यूकोपीनिया क्या होता है। ल्यूकोपीनिया ड्रग टॉक्सिसिटी, सीवियर इन्फेक्शन और जीएमसीएसएफ की वजह से ठीक हो सकते हैं, ठीक है। लिम्फोपीनिया क्या होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, डिजोस सिंड्रोम की वजह से, हाई कोर्टिसोल लेवल की वजह से, एसएलई की वजह से, उसके बाद स्क्लेरोडर्मा की वजह से, शुगरान सिंड्रोम की वजह से, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी की वजह से। उसके बाद हमने कहा ये था लिम्फोपीनिया कम क्वांटिटी। अब इंक्रीज है ल्यूकोसाइटोसिस कैसे होता है। ल्यूकोसाइटोसिस हमारे पास ऐसे होता है कि हमने कहा कि हमारे पास जो है ना मार्जिनेटेड पूल में आके गिर जाते हैं, और ये एफसी रिसेप्टर एक हमारे पास होता है, ये मैच्योर करते हैं। जब ये रिसेप्टर नहीं होते तो इमैच्योर होते हैं, ठीक है, और जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। इसी तरह हमने बातें की बॉडी टेलापर्टोसिस की, और हमने बातें की हमारे पास जो है ना वो कोर्टिसोल लेवल की वजह से, ठीक है, ये थी हमारे पास ये बात। अच्छा, अब हमारे पास डिजीज आती है इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस। अच्छा, इस इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में आपको बताऊं कि ये ना बेसिकली एक ऐसी डिजीज है, इसमें आप बात करते हो कि जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है ना, तब हमारे पास ये अफेक्ट करती है। यानी दो वायरस आते हैं, एक हमारे पास आता है साइटोमेगाली वायरस, एक आता है एब्स्टॉन बार वायरस। एब्स्टॉन बार वायरस को आप किसिंग डिजीज भी कहते हो, जो कि हमारे पास किसके थ्रू फैलती है, ठीक है। और जो हमारे पास जो है साइटोमेगाली वायरस है, ये इम्यूनो कंप्रोमाइज वैसे ही होती है। ये हर्ब्स वायरस की हमारे पास एक टाइप है, यानी ऑर्डर इसका हर्ब्स वायरस है, ठीक है, और ये आपका एंड ऑर्गन डैमेज करने में बड़ा मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास, देखो जो हमारे पास एब्स्टॉन बार वायरस है, ये हमारे पास ओरोफेनिक्स में जाके अफेक्ट करती है और फेरिंजाइटिस करवाती है। ये लिवर को डैमेज करती है और बी सेल को अफेक्ट करती है, यानी तीन चीज़ों को। जो एब्स्टॉन बार वायरस है ये ओरोफेनिक्स को डैमेज करती है, लिवर को करती है और हमारे पास बी सेल को करती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास साइटोमेगाली वायरस है, साइटोमेगाली वायरस लेस कॉमन है, लेकिन हाँ ये भी एंड ऑर्गन डैमेज करने में बड़ा मेन रोल प्ले करती है। लेकिन अगर किसी की हिस्ट्री आती है तो हमने एब्स्टॉन बार वायरस को ही देखना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली आता है CD8+ काउंट क्या होता है। देखो होता है ये, इसमें देखो मैं इधर आपको थोड़ा सा बताऊं कि हमारे पास जो है ना ये हमारे पास लिम्फ नोड है, ठीक है। लिम्फ नोड में हमने कहा था हमारे पास होता है, पहला आता है कोर्टेक्स, फिर आता है हमारे पास पैरा कोर्टेक्स और फिर आता है मेडुला। जो कोर्टेक्स होता है वहाँ आपके बी सेल्स बनते हैं, जो पैरा कोर्टेक्स होता है वहाँ आपके टी सेल्स बनते हैं। अब अगर तो वायरल इन्फेक्शन है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टी सेल का हाइपरप्लाजिया हो जाती है, लिम्फ एडिनोपैथी होगी। तो होता ये है कि जब आपके CD8+ टी सेल ज्यादा होते हैं बॉडी में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना लिम्फ एडिनोपैथी हो गया, लैड हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास टी सेल का हाइपरप्लाजिया, वही बात इन द पैरा कोर्टेक्स, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली भी होती है, स्प्लीनोमेगाली भी इस वजह से होती है क्योंकि टी सेल का हाइपरप्लाजिया होता है, ठीक है। जारी बात है कि हमारे पास जो है ना स्प्लीन है, सब ये स्प्लीन है और स्प्लीन के अंदर हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट है। तो जारी बात है अगर हमारे पास टी सेल का हाइपरप्लाजिया होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना स्प्लीन भी हाइपरप्लाजिया कर जाएगी, इम्यूनिटी कम होने की वजह से। उसके बाद हम कहते हैं हाई WBC काउंट भी मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि जो है मोनोस्पोट टेस्ट क्या होता है। आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो मोनोस्पोट ऐसी होता है कि हम जो है ना वो एंटीबॉडी लेते हैं, IgM एंटीबॉडी या IgG भी वैसे लेते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली IgM लेते हैं। IgM एंटीबॉडी लेते हैं और साथ हम हॉर्स का या हम बात करते हैं हमारे पास काऊ का,
या शीप का हम ब्लड लेते हैं, हम उसके साथ एंटीबॉडी को हम जब मिलाते हैं, जब हम उन दोनों के हम एंटीबॉडी जब हम उन दोनों को मिलाते हैं और हम देखते हैं तो हमें अगर तो मोनोस्पोट टेस्ट यानी कलर चेंज मिलता है, हमें जो है वो हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज मिलती है, हमें जो कलर चेंज मिलता है तो हम कहते हैं इट इज़ अ पॉजिटिव मोनोस्पोट टेस्ट। और पॉजिटिव मोनोस्पोट टेस्ट शो करवाता है कि इट इज़ काज्ड बाय द एप्स्टोन बार वायरस, और अगर मोनोस्पोट टेस्ट नेगेटिव है तो हम कहते हैं इट इज़ काज्ड बाय द साइटोमेगाली वायरस। तो ये बात याद रखना इसमें। लेकिन हाँ, मोस्ट कॉमनली 3 बातें लाजमी याद रखो इसमें कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या। देखो कॉम्प्लिकेशन याद रखना कि सारी बात है, अगर स्प्लेनोमेगाली है तो हमारे पास स्प्लेनिक रप्चर हो सकता है, लिम्फोमेगाली है, लिम्फ एडिनोपैथी है तो लिम्फ नोड का रप्चर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना बॉडी में रैश हो सकते हैं अगर वो बंदा एम्पिसिलिन यूज कर रहा है। इस वजह से हम उसको एम्पिसिलिन यूज करने को नहीं कहते, ठीक है, हम उसको एम्पिसिलिन यूज करने के लिए कहते हैं, हम उसे कहते हैं आप यूज करो जेनिक्लोवीर यूज करो, ठीक है, ये यूज करो, या हम कहते हैं वेलगेनिक्लोवीर यूज करो। हम ये एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो एम्पिसिलिन यूज कर रहा है, एंटीबायोटिक यूज कर रहा है, तो हम कहते हैं उसको रैश हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं, देखो अब एक बात तो हमें पता है कि हमने कहा था यहाँ जो है ना वो टी सेल का हाइपोप्लाजिया हुआ। देखो अगर तो टी सेल का मसला बनेगा तो सारी बात है बी सेल को भी मसला नहीं बनेगा, और अगर बी सेल को भी मसला बनेगा तो हम कहते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि हमारे पास जो है वो बी सेल का भी रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, और बी सेल का भी कैंसर हो सकता है, बी सेल लिम्फोमा हो सकता है, ठीक है। और सारी बात है ये हमारा जो ये वाली डिजीज है ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होती है, ठीक है, ये आ गई ये बात। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है ल्यूकीमियाज। अब हम ये याद रखना हमारे पास ये मोस्ट कॉमनली टॉपिक है एक्यूट ल्यूकीमिया, उसके बाद हमारे पास क्रोनिक ल्यूकीमिया कि हमारे पास ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास एक्यूट ल्यूकीमिया होती है ना, इसकी होती है 2 टाइप्स। एक होती है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक होता है एक्यूट हमारे पास माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। अब पहले तो हम बात करते हैं ना ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया का मतलब है हमारे पास जो है ना वो कैंसर का रिस्क बढ़ गया। अब एक्यूट लेकिन होता है कि इसके अंदर आपको जो है ना वो 20% ब्लास्ट सेल इंक्रीज कर गए, क्या लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, हम यानी मोनोब्लास्ट, ठीक है, सिर्फ लिम्फोब्लास्ट नहीं, मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट, 20% जो है ना वो ब्लास्ट सेल हमारे पास बढ़ गए हैं, किसमें, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो है ना हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि ब्लास्ट सेल बढ़े हैं क्राउड आउट नॉर्मल हेमेटोपाइसिस रिजल्टिंग इन एक्यूट प्रेजेंटेशन विद एनीमिया, यानी ये पेशेंट आता है अनीमिया के साथ, फटीग के साथ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ, ब्लीडिंग के साथ, और न्यूट्रोपिनिया के साथ, इन्फेक्शन के साथ। तो हमारे पास होता ये है कि अगर एक पेशेंट आता है 20% ब्लास्ट के साथ आता है अनीमिया के साथ, ठीक है, यानी फटीग के साथ हमारे पास आता है किसके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ यानी ब्लीडिंग के साथ आता है न्यूट्रोपिनिया के साथ यानी इन्फेक्शन के साथ, तो हम कहते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली हम कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया। अभी हमने टाइप पे नहीं गए, ठीक है, ये आ गई ये बात। अब हम चलते हैं बेसिकली टाइप की तरफ। पहले हमारे पास टाइप आती है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में याद रखना आपके पास जो बात है लिम्फोब्लास्ट है, तो हम कहते हैं 20% जो है ना वो लिम्फोब्लास्ट बनेंगे, 20% लिम्फोब्लास्ट बनेंगे। अब ना आपको एक चीज बताऊं कि हमारे पास ये मोस्ट कॉमनली कहाँ करते हैं, ये हमारे पास जो है ना वो बच्चों में ज्यादातर ये वाली डिजीज अफेक्ट करती है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, बड़ों में भी कहते हैं लेकिन बच्चों में ज्यादा करती है। अच्छा, अब मैं आपको इधर बताता हूँ, देखो सबसे पहली बात आपने तो इधर याद रखनी है कि हमारे पास जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है ना, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें मिलता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज बायोमार्कर आपको पॉजिटिव मिलेगा, पहली चीज, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसकी 2 टाइप्स हैं, एक हमने देखो ALL था ना, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है ना, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की भी आगे से 2 टाइप हैं। एक हमारे पास आती है बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक आती है हमारे पास टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। अब देखो जो बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है ना हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर आपको बहुत याद रखना कि आपके पास कौन से आते हैं साइटोकाइंस। एक आता है हमारे पास CD10, हमारे पास आता है CD19 और आता है CD20, ये हमारे पास जो है ना वो एक्सप्रेस होते हैं इनके अंदर ये वाले साइटोकाइंस। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास जो टी सेल होता है, तो टी सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, टी सेल के अंदर आपसे CD2 से लेकर CD8 तक फाइल पहले जाते हैं। अगर मैं इधर लिखूं तो हमारे पास जो बी सेल था, बी सेल में हमारे पास क्या आता है, CD10 आया है, CD19 आया है, और हमारे पास क्या है, CD हमारे पास 20 आया है, और जो टी सेल है इसमें आया है CD2 से लेकर CD8 तक ओड नंबर में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास जो टी सेल होता है ना, टी सेल हमारे पास 2 टाइप्स का, देखो एक हमारे पास होता है 12-21 क्रोमोसोम, एक होता है 19-22 क्रोमोसोम। 12-21 जो क्रोमोसोम होता है ना, ये हमारे पास गुड प्रोग्नोसिस होती है, लेकिन जो 9-22 क्रोमोसोम है ना, इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं,
ठीक है, और ये आगे हम पढ़ेंगे भी। और हमारे पास ये इसकी बैड प्रोग्नोसिस होती है। 12-21 जो होता है ये बच्चों में अफेक्ट करता है, जो 9-22 होता है ये हमारे एडल्ट में अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा फिर उसी के बाद हम डायग्नोस करने के लिए कौन सा बायोमार्कर इस्तेमाल करते हैं? टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर जो है वो ये चेक करते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर। अब मैं अगर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को बताऊं, मैं बाद में जो है ना इन दोनों को जो है ना वो AML को DLL को दोनों को जरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले अगला चलते हैं। देखो सबसे पहली बात हमने कहा कि हमारे पास जो है ना वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है। देखो जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है ना, जो सेकंड टाइप है, इसमें जारी बात है हमारे पास जो है ना वो माइलॉइड सेल 20% इंक्रीज है। उधर हमारे पास क्या थे? लिम्फोइड सेल 20% इंक्रीज थे। उधर हमें टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज पॉजिटिव मिलता था, यहाँ माइलो पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव मिलता है। लेकिन इसके बारे में भी बात करते हैं कि हमारे पास कहाँ मिलता है। अच्छा एक चीज आपको बहुत बताऊं, अगर कोई कहता है कि आपको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर के अंदर AUER और रोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कहना है दिस इज मोस्टली AML, और ये AML के अलावा कहीं भी नहीं दिखते। और अगर कोई कहता है कि मुझे कोई अच्छी डायग्नोज बताओ कि हमारे पास और कितना दिखते हैं, आपने कहना है हमारे पास एक्यूट प्रोमाइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। यानी अगर APML की ऑप्शन हो तो वो लगानी है, अगर AML की ऑप्शन हो तो वो लगानी है। मोस्ट कॉमनली ये आती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारे पास जो है ना इसके अंदर कौन सी टाइप है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में। इसमें आती है हमारे पास कौन सी? एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया और आती है एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, अच्छा अब जो आती है ना हमारे पास एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? देखो हमारे पास ना बेसिकली 2 क्रोमोसोम होते हैं जीन्स के। एक हमारे पास जीन होती है इस क्रोमोसोम में, वो होती है 15 क्रोमोसोम की जीन, यानी 15 क्रोमोसोम। एक होता है हमारे पास क्या? 17 क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास 15 क्रोमोसोम होती है ना, याद रखना इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर देखो 17 क्रोमोसोम में ना एक जीन लगी है जिसे हम कहते हैं RAR जीन, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर जीन। तो होता ये है कि हमारे पास जब इसकी एक्सेस हो जाती है ना, तो हमारे पास ये जो 17 क्रोमोसोम की जीन होती है ये ट्रांसफर होकर चली जाती है 15 के ऊपर, तो डबल एक्सप्रेशन हो जाता है। और जब डबल एक्सप्रेशन हो जाता है ना, तो ये हमारे पास बनता है एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। समझ आ रही है कि एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया क्या होता है। अब देखते हैं कि इधर लिखा क्या। देखो हमारे पास लिखता है कैरेक्टराइज्ड बाय 15-17 क्रोमोसोम व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसलोकेशन ऑफ रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर ऑन क्रोमोसोम 17 टू क्रोमोसोम 15। ठीक है, उसके बाद जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास डिस्ट्रप्शन ब्लॉक कर देते हैं मैच्योरेशन को, और प्रोमाइलोसाइटिक अक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी मैच्योर नहीं होने देते, और ये जो सारे जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं प्रोमाइलोसाइट अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जब हमारे पास प्रोमाइलोसाइट अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हमारे पास डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है, DIC का। ये हमने पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, DIC का रिस्क बढ़ जाता है। फिर हम इसको ट्रीट करने के लिए हम ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स हम देते हैं, साथ विटामिन A के डेरिवेटिव्स भी देते हैं, जो जाके रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर में बैठता है और इसको जाकर ब्लॉक कर देता है पाथवे को। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया जो होता है इसमें आपको मोनोब्लास्ट एक्सेस मिलते हैं। और एक और बात बता दूं कि देखो एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में आपको माइलो पर ऑक्सीडेज जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन हमारे पास एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया में आपको जो माइलो पर ऑक्सीडेज है ये नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है इसके अंदर भी आपको माइलो पर ऑक्सीडेज नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कैसे डायग्नोज करोगे? आप देखोगे कि हमारे पास एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया में इनफिल्ट्रेट्स गम की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, जो हमारे पास मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है ये हमारे डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करवाता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो प्लेटलेट्स की ब्लास्ट आपको इंक्रीज मिलेंगे। जब आप देखोगे आपको मेगा कैरियोब्लास्ट होंगे वो 20% ज्यादा मिलेंगे। ठीक होगा, ये बात याद रखना इसके अंदर। अब एक सिंड्रोम आता है वो होता है हमारे पास माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। मैं उसको हमेशा आपको पढ़ाता हूँ एक ट्राइएड के साथ कि हमारे पास माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में हम कहते हैं साइटोपिनियाज। साइटोपिनियाज होता है हमारे पास जितने भी ब्लड वेसल है, ब्लड सेल है, WBCs है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास RBCs है, हमारे पास जो थ्रोम्बस है वो सारे के सारे हमारे पास कम है, इजिनोफिल्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे कहते हैं जो हमारे पास बोन मैरो है ना वो हमारे पास हाइपर सेलुलर है, हाइपर सेलुलर बोन मैरो है, हाइपर सेलुलर बोन मैरो है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास 20% जो हमारे पास ब्लास्ट सेल्स है ना वो हमारे पास लेस देन 20% इंक्रीज होंगे, 20% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ डिफरेंशिएटेड कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, वैसे तो 7 ग्लोसाइटस भी लिख लो, वो भी आ जाता होता है, लेकिन हाँ इधर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं। साइटोपिनियाज है, हाइपरसेलुलर बोन मैरो है, और जो हमारे ब्लास्ट सेल है वो इंक्रीज जरूर करते हैं लेकिन 20% ज्यादा इंक्रीज नहीं करते, लेकिन इस केस में आपको 20% ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो ये आप लोग ने याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ कि वहाँ पर जो है वो AML और ACL में आपको थोड़ा सा बताऊँ, आपको थोड़ा सा कि हम ये देखो। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जो है ना वो एक्यूट हमारे पास जो है ना वो ल्यूकीमिया क्या होता है।
हमने कहा एक्यूट ल्यूकीमिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास जो ल्यूकीमिया यानी हमारे पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी उनका जो है ना वो एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ये होती है दो टाइप्स की, एक होती है हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक होती है एक होती है हमारे पास एक्यूट ल्यूकीमिया, एक होता है हमारे पास जो है ना वो क्रोनिक ल्यूकीमिया। ये एक्यूट ल्यूकीमिया था, ल्यूकीमिया की दो टाइप्स थी, एक थी एक्यूट ल्यूकीमिया, एक थी क्रोनिक ल्यूकीमिया। उसके बाद एक्यूट ल्यूकीमिया की दो टाइप्स थी, एक थी हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक होती है हमारे पास क्या एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया थी इसकी भी थी दो टाइप्स, एक थी हमारे पास क्या टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक थी बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। जो बी सेल थी इसके अंदर क्या आता था, इसमें आपका आता था CD10, इसमें आता था CD19, इसमें आता था CD20 और हमारे पास TDT पॉजिटिव मिलता होता था। उसके बाद टी सेल के अंदर आपको जो है ना वो CD2 से लेके CD8 तक आपको पॉजिटिव मिलता था, साथ हमें जो है ना वो TDT पॉजिटिव मिलता था। उसके बाद हमने कहा जो टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया था ना, इसको भी हमने कहा ये दो होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास 1221 क्रोमोसोम, एक होता है हमारे पास 922 क्रोमोसोम। 1221 क्रोमोसोम अगर किसी में फैला जाता है पाया जाता है तो उसकी गुड प्रोग्नोसिस है, उसको आप ठीक कर सकते हो, लेकिन 922 क्रोमोसोम की बैड प्रोग्नोसिस है। 1221 जो होता है वो बच्चों में होता है, 922 जो होता है वो एडल्ट्स में होता है, और 922 क्रोमोसोम का दूसरा नाम है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। उसके बाद हम कहते हैं एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया हमने पहली बात की कि हमें इधर जो है ना वो आउटरोड्स मिलेंगे। उसके बाद हमने कहा पहला आता है APL एक्यूट पायरोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। इसमें हमने कहा हमारे पास जीन आती है 15 क्रोमोसोम और 17 क्रोमोसोम। 17 क्रोमोसोम के बाद जीन लगी होती है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर जीन, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाती है और हमारे पास एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूट पायरोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया हो जाता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, DIC। सेकंड नंबर पे हमने कहा होता है एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। थर्ड नंबर पे हमने कहा एक्यूट हमारे पास मेगाकैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। उसके बाद हमने एक सिंड्रोम पढ़ा माइलोडिस्प्लासिक सिंड्रोम, साइटोपिनिया विद हाइपर सेलुलर बोन मैरो विद लेस देन 20% ऑफ ब्लास्ट सेल्स इंक्रीज। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें हमने एक्यूट ल्यूकीमिया को डिस्कस किया और इसमें से आपको वो क्वेश्चन लाजमी करता है और इसी तरह बायोमार्कर से करता है। और हमने कहा था जो हमारे पास APL है इधर माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव मिलेगा, AML में माइलोपेरोक्सीडेज नेगेटिव मिलेगा, और एक एक्यूट मेगाकैरियोप्लास्टिक ल्यूकीमिया में भी आपको जो माइलोपेरोक्सीडेज है वो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है क्रोनिक ल्यूकीमिया। सारी बात हमने एक्यूट तो डिस्कस कर लिया, कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछ लेना। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारे पास क्या क्रोनिक ल्यूकीमिया। अच्छा, अब क्रोनिक ल्यूकीमिया की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है हमारे पास न्यू प्लास्टिक कैंसरस प्रोलिफरेशन हो जाती है किसकी, लिम्फोसाइट की। जब हमारे पास कैंसरस प्रोलिफरेशन हो जाती है तो हमारे पास ये क्रोनिक ल्यूकीमिया आता है। क्रोनिक हमारे पास इसलिए कहा गया क्योंकि ये मंथ टू मंथ वेरी करता है और इंक्रीज करता है इनकी टाइप। अब आपको जो मोस्ट कॉमनली है ना, आपको ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। पहले आती है हमारे पास क्या, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, फिर आती है हेरी सेल ल्यूकीमिया, फिर आती है एडल्ट टी सेल लिम्फोमा या ल्यूकीमिया, फिर आता है माइकोसिस फंजीसाइड्स। अच्छा, जो सबसे पहले आती है हमारे पास क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, इसे हम कहते हैं इट इज अ नाइव बी सेल। नाइव हमने कहा था इमैच्योर बी सेल, क्या इमैच्योर बी सेल। सेकंड नंबर पे यहाँ कौन से साइटोकाइन आते हैं, हमारे पास आता है CD5 आता है और CD20 आता है। दो बातें एक याद रखनी है, नाइव बी सेल है और दूसरी याद रखनी है CD5 एंड CD20 आता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको इधर मैं बातें लिख देता हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। देखो सबसे पहले जो याद रखनी है इसके साथ इसके लिखनी है जो हमारे पास क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है, आपको ये जो है ना किसका कैंसर है, कैंसर है नाइव बी सेल का कैंसर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ आपको जो है ना वो कौन से साइटोकाइन मिलेंगे, CD5 मिलेगा और CD20 पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको याद रखना यहाँ आपको जो है ना वो स्मज्ड सेल्स मिलेंगे। स्मज्ड सेल का मतलब यह कि आपको जो ब्लड सेल होंगे वो आपस में स्मज किए होंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी आपको स्मज्ड सेल्स मिलेंगे इसके अंदर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप लोगों ने याद रखना कि यहाँ आपको जो है ना लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, क्योंकि सारी बात है बी सेल लिम्फोमा है तो हमारे पास लिम्फ एडिनोपैथी। ये चार बातें आपको कम से कम इसकी लाजमी पता हो। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन इसका सोल्व हो जाएगा अगर आपको चार बातें ये पता होगी, क्योंकि इसमें से वो एक बात तो लाजमी कहेगा ना, अगर एक बात भी कहेगा तो आपको पता लग जाएगा CD5 एंड 20। ठीक है, खैर ये तो आगे भी होगा, लेकिन नाइव बी सेल, उसके बाद स्मज सेल लिम्फेडिनोपैथी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया। होता ये कि हमारे पास जो ग्लोबिलिन गैमा ग्लोबिलिन होता है जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इस आगे लिखा भी है इन्फेक्शन द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन CLL, यानी गैमा ग्लोबिलिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो वापस इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है बॉडी में CLL बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, बॉडी की अपनी इम्यूनिटी की वजह से ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय हुई। उसके बाद हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म टू डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा।
जिससे आप कहते हो रिचर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये जो कैंसर है ये तो नाइव है ना, इमेच्योर है ना, ये हो सकता है डिफ्यूज में ट्रांसफर हो जाए। अब हमारे पास आता है हेरी सेल ल्यूकीमिया। जो हेरी सेल ल्यूकीमिया ये नाइव बी सेल का था, तो ये हमारे पास मैच्योर बी सेल का। अब इधर ही मैं आपको जो है ना वो 4 बातें इधर की लिखूंगा, मैं 4 बातें लिखूंगा, लाजमी याद रखनी। देखो सबसे पहली बात मैं लिखूंगा किसकी, हमारे पास हेरी सेल लिम्फोमा की। पहली बात ये जो हमारे पास कैंसर है ये किसका है, ये हमारे पास है मैच्योर बी सेल का कैंसर है, ठीक है। सेकंड नंबर पे याद रखना इसके अंदर हमारे पास क्या चीज, इसके अंदर आपको मिलेगा टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फोस्फेट या ट्रैप से याद रखो, यहाँ आपको ट्रैप पॉजिटिव मिलेगा। जब आप देखोगे बायोमार्कर आपको जो है ना वो ट्रैप यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड नंबर पे आपको पेशेंट को स्प्लेनोमेगाली होगी, ठीक हो गया। फोर्थ नंबर पे आपको क्या होगा, आपने याद रखना आपको फाइब्रोसिस होगी। तो ये आपने 4 बातें अगर याद रख ली तो आप कह सकते हो कि हमारे पास ये कैंसर है किसका, हेरी सेल ल्यूकीमिया, और ये मैच्योर सेल है। इसमें भी आपने 4 बातें, मैच्योर बी सेल, ट्रैप, स्प्लेनोमेगाली एंड फाइब्रोसिस। लेकिन स्मॉल थोड़ी तो फाइब्रोसिस होती है, लेकिन होती जरूर है, ठीक है, ये बात याद रखनी इसमें। उसके बाद हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम जो है ना क्लैट्रिबीन देके इसको ट्रीट कर सकते हैं, एडिनोसिन डीअमाइनेज इनहिबिटर्स देके, ठीक है, हम इसको जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा। ये हमारे पास CD4+ टी सेल का कैंसर है और मैच्योर कैंसर है, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमनली आता है HTLV1। इसमें भी मैं आपको 4 बातें लिखता हूँ। पहली बात ये जो कैंसर है ये हमारे पास किसका कैंसर है, ये हमारे पास CD4+ टी सेल का कैंसर है, पहली बात। सेकंड नंबर पे याद रखना ये यहाँ एक हमारे पास वायरस आता है जिसे हम कहते हैं HTLV1 वायरस, ठीक है, हेरी टी सेल लिम्फोमा वायरस, ठीक है, ये हमारे पास आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे याद रखो ये हमारे पास हिस्ट्री लाएगा जापान की, जापान मोस्ट कॉमनली, साथ हम सेरिबियन भी कहते हैं, लेकिन जापान मोस्ट कॉमन है, वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, लिवर भी और स्प्लीन भी दोनों आपको इनलार्ज मिलेंगे। फिफ्थ नंबर पे इसकी याद रखो कि आपको लाइटिक लयन मिलेंगे। तो आपने 4 5 बातें याद रखो, आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। ये था इसकी बात। उसके बाद माइकोसिस फंजीसाइड। अच्छा, माइकोसिस फंजीसाइड में भी CD4+ का कैंसर है और ये भी CD4+ का कैंसर है। अब हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अब हम डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि ये हम सीज़ेरी सिंड्रोम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। ऐसे करते हैं, होता ये कि देखो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये हमारे पास एक मेरे पास सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर जो है ना वो कैंसर बना, कैंसर ने आगे हमारे पास फाइब्रोसिस करवाई दी और हमारे पास छोटी छोटी एब्सेस बन गई। जब हमारे सेल के अंदर छोटी छोटी एब्सेस बन जाती है हम कहते हैं माइक्रो एब्सेस। तो पहली बात माइकोसिस फंजीसाइड्स की ये है कि आपको माइक्रो एब्सेस मिलेगी। सेकंड नंबर पे अगर ये जो माइक्रो एब्सेस है ये आपके ब्लड वेसल में भी ट्रांसफर हो जाती है तो हम भी ये कहते हैं सीज़ेरी सिंड्रोम। क्या कहते हैं, सीज़ेरी सिंड्रोम। तो हम कहते हैं माइकोसिस फंजीसाइड्स हमारे पास CD4+ का ही कैंसर है। उसके बाद हमारे पास जो HTLV1 है ये भी हमारे पास CD4+ का कैंसर है, लेकिन डिफरेंस ये यहाँ आपको फाइब्रोसिस मिलती है या आपको फाइब्रोसिस नहीं मिलती, यहाँ हमारे पास माइक्रो एब्सेस मिलती है या माइक्रो एब्सेस नहीं मिलती, यहाँ सीज़ेरी सिंड्रोम होता है या सीज़ेरी सिंड्रोम नहीं होता। ये जापान की हिस्ट्री के साथ है, ये जापान की हिस्ट्री के साथ नहीं है। ये आप लोगों ने जो है ना लाजमी इसमें याद रखनी बातें, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको क्रोनिक लिम्फो इसके भी 4 हम जो बातें की है ना वो देख लेता हूँ। हम इधर दोबारा लिखते, देखो हमने कहा था कि हमारे पास क्या आता है CL, जो क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्रोनिक ल्यूकीमिया होता है, इसको जब हमने डिस्कस किया हम सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास कौन सा इधर होता है, इसमें हमारे पास आता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में हमने पहली बात की, हमने कहा इसमें होता है हमारे पास क्या है CD5 एंड CD20 हमारे पास 20 हमारे पास जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो है ना ये नाइव बी सेल का कैंसर है। उसके बाद यहाँ जो है ना वो स्मज्ड सेल मिलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने कहा हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेरी सेल में हमने कहा ये मैच्योर बी सेल का कैंसर है, टी का नहीं है, बी का है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेट यानी ट्रैप पॉजिटिव मिलता है। उसके बाद हमने कहा स्प्लेनोमेगाली मिलती है और साथ फाइब्रोसिस मिलती है। थर्ड नंबर पे हमने कहा हमारे पास आता है क्या, 2 आते हैं, एक हमारे पास आता है HTLV1 आता है, एक हमारे पास माइकोसिस फंजीसाइड आता है। जो HTLV1 हमारे पास होता है ये भी CD4+ का कैंसर है मैच्योर, ये भी CD4+ का मैच्योर कैंसर है। यहाँ आपको हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिलती है, यहाँ आपको हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ठीक है। यहाँ आपको फाइब्रोसिस मिलती है, यहाँ आपको फाइब्रोसिस नहीं मिलती, यहाँ सीज़ेरी सिंड्रोम मिलता है, यहाँ सीज़ेरी सिंड्रोम नहीं मिलता। तो ये बातें याद रखना इसके अंदर। बाकी जो हम जो है ना चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास जो था ना प्रोथोमा का पार्ट